ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डी एंड एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको उन सब के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। 3D सीरीज में कौन से एलिमेंट है, 4D सीरीज में कौन से एलिमेंट है, 5D सीरीज में कौन से एलिमेंट है। उसके अलावा एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड्स कौन कौन से हैं और एक्टिनाइड्स कौन कौन से हैं। उन एलिमेंट्स के नाम, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं जिसमें आपको एलिमेंट्स के नाम दिए हुए होते हैं। अब आपको यही नहीं पता होगा कि वो एलिमेंट्स लैंथेनाइड का है, एक्टिनाइड का है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं डी एंड एफ ब्लॉक के उनको याद करो, तभी आप उनके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 3D सीरीज के सबको याद होते हैं, लेकिन 4D 5D सीरीज के और लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं वो मोस्टली बच्चों को याद नहीं होते। तो ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको इन एलिमेंट्स के नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन आर 23, 24, 25 एंड 26। विच वन ऑफ दीज may be expected to have highest second ionization enthalpy। इनमें से किसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालने के लिए हमें इनके जो मोनोपॉजिटिव कैटायंस है पहले उनकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी, है ना। तो वेनेडियम प्लस, क्रोमियम प्लस, मैंगनीज प्लस एंड आयरन प्लस, इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी और कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो वेनेडियम प्लस की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3D3 4s1, क्रोमियम प्लस की क्या हो जाएगी 3D5। ठीक है, मैंगनीज प्लस की क्या हो जाएगी 3D5 4s1 और आयरन प्लस की क्या हो जाएगी 3D6 4s1। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन तीनों में मुझे 4s ऑर्बिटल से निकालना है, लेकिन क्रोमियम प्लस में मुझे सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है एक हाफ फिल ऑर्बिटल में से, हाफ फिल डी सबशेल में से। अब एक हाफ फिल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो इस वजह से जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसकी मैक्सिमम होगी, वो क्रोमियम की मैक्सिमम होगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं हम लोग वो एक हाफ फिल सबशेल में से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें बताना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सबसे बड़ी स्टेटमेंट है कि मैग्नीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्रोमियम और आयरन के कंपैरिजन में 3D सीरीज में कम होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास 3D सीरीज में मैग्नीज, टिटेनियम एंड देन रेनियम, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना कॉरस्पॉन्डिंग क्रोमियम के जो एलिमेंट्स होते हैं और आयरन के बाद जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनसे लो होता है। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न ये होता है कि जो मैंगनीज होता है या फिर जो टिटेनियम होता है उनके केस में स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस प्रेजेंट होती है, स्टेबल हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होती है 3D5। तो इस हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं, न्यूक्लियस से बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन भी कम हो जाती है, क्योंकि हाफ फिल की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली हेल्ड है। और डीलोकलाइजेशन कम होने की वजह से जो मेटालिक बॉन्ड बनते हैं वो वीक बनते हैं। मेटालिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, वीक बनते हैं। अब अगर मेटालिक बॉन्ड वीक बनेंगे, फोर्सेस जो होंगे बॉन्ड्स के बीच में वो वीक होंगे, तो वो इजीली मेल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से जो मैग्नीज, टिटेनियम और रेनियम होता है इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं करस्पॉन्डिंग आयरन और क्रोमियम से, मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। सिमिलरली टिटेनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो मॉलिब्डेनम से और रुथेनियम से, इनसे कम होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिटेनियम इज हायर देन मॉलिब्डेनम, अभी मैंने बताया वो कम होगा हाफ फिल्ड सबशेल की वजह से, तो ये इनकरेक्ट है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज हाईएस्ट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी को पता है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3D 4D एंड 5D सीरीज इज 5D देन 4D देन 3D, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। टॉप टू बॉटम जाने पर हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बढ़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यही हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें बताना है इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एटॉमिक रेडियाई ऑफ 4D सीरीज आर लार्जर देन दोज ऑफ 3D सीरीज, मतलब जो 3D सीरीज होती है उनमें उनका साइज छोटा होता है 4D सीरीज से, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टॉप टू बॉटम जाने पर जो एटॉमिक साइज होता है वो बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नए शेल में एंटर करता है।
एटॉमिक रेडियाई ऑफ 5d एंड 4d सीरीज आर ऑलमोस्ट सेम, ये भी बिल्कुल सही है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। नेक्स्ट है कि स्टेबिलिटी ऑफ मेटल 3+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज, जो हमारे पास मेटल 3+ आयंस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बोला है कि इनकी एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी जो होती है कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। तो देखो स्कैंडियम जो होता है वो होता है D1 कॉन्फिगरेशन, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट है क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+ होता है D3, आयरन 3+ होता है D5 एंड कोबाल्ट 3+ होता है हमारे पास D6, ठीक है। तो देखो जो क्रोमियम 3+ होता है उसमें D3 होते हैं, उसमें जो T2G सबशेल होता है ना हमारा वो फिल्ड होता है क्रोमियम 3+ में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। T2G सबशेल फिल्ड होने की वजह से जो इसकी स्टेबिलिटी होती है, T2G सबशेल हाफ फिल्ड होता है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है क्रोमियम 3+ की। देन आयरन 3+ में D5 है, इसमें D5 सबशेल मतलब D जो सबशेल है वो पूरा हाफ फिल्ड है, तो इस वजह से इसकी आयरन 3+ की स्टेबिलिटी क्रोमियम 3+ के बाद आएगी, ठीक है। क्रोमियम 3+ में D3 में T2G हाफ फिल्ड होते हैं इस तरीके से, और EG सबशेल ऊपर है जिसकी वजह से इसकी CFSE बहुत ज़्यादा होगी। CFSE आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग एनर्जी। CFSE बहुत ज़्यादा होगी तो CFSE ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। देन कोबाल्ट 3+ D6 की क्यों कम होगी, क्योंकि D5 में हाफ फिल्ड सबशेल है तो D5 की ज़्यादा होती है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रेजेंट है लैंथेनम 3+, यहाँ पे है येटरबियम 3+ और यहाँ पे है स्कैंडियम 3+। वो बोल रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ स्कैंडियम का जो हाइड्रोक्साइड है उसकी सबसे ज्यादा होगी और लैंथेनम का जो हाइड्रोक्साइड है उसकी सबसे कम होगी, ठीक है। लेकिन देखो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं येटरबियम एंड लैंथेनम, तो जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है, सपोज M लिख रही हूँ मैं इन एलिमेंट्स को, और जो OH है इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो OH इजीली ब्रेक हो जाएगा, ये MOH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। जितनी जल्दी ये OH रिलीज होगा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी कि LaOH3 की सबसे ज्यादा होगी, देन होगी YOH3 की, देन होगी स्कैंडियम OH3 की। या फिर देखो जब हमारे पास कैटायन का साइज बढ़ेगा तो उसकी वजह से कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा, साइज बढ़ रहा है कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, है ना। तो इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, क्योंकि जो बॉन्ड है मेटल और OH के बीच का बॉन्ड वो टूट जाएगा, तो इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमें बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहली स्टेटमेंट है कि 0 एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ D ब्लॉक मेटल आयन इज पॉसिबल इन देयर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बिल्कुल सही है। आप सभी लोगों ने देखा होगा जो हमारे लिगेंड्स होते हैं सच एज CO कार्बोनिल या फिर NO, ये मेटल के साथ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि MN2CO10। तो इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और ऐसे ही नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बनाते हैं ये। नेक्स्ट है कि एक्वेटेड कॉपर प्लस आयन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन, बिल्कुल सही है। कॉपर प्लस जो होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में इनटू कॉपर 2+ एंड कॉपर। ड्यू टू द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2+ इज हायर देन दैट ऑफ कॉपर प्लस व्हिच कंपेंसेट्स द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर। अब ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को, वो बोल रहा है कि हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर 2+ की बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल सही है। कॉपर प्लस की चार्ज ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी तो ज्यादा होगी। अब ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो कॉपर की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट कर देती है। लेकिन देखो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, ये होती है 4s1 3d10, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल जाएगा और बन जाएगा 4s0 3d10। लेकिन जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है और कॉपर 2+ फॉर्म करना है तो मुझे एक फुली फिल्ड सबशेल में से, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल में से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसके लिए तो मुझे बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। तो यानी कि कॉपर 2+ की मतलब कॉपर की जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही हाई है। तो कॉपर 2+ की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है ना वो उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट करती है और उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट नहीं करती, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कि जिंक गिव्स हाइड्रोजन गैस विद dilute HCl एंड dilute H2SO4 बट गिव्स
NO2 विद डाइल्यूट HNO3। तो जब हम लोग जिंक मेटल की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ या फिर H2SO4 के साथ, तो बन जाता है ZnCl2 या फिर ZnSO4 और साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। तो ये तो उसने बिल्कुल सही बोला। नेक्स्ट उसने बोला कि जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन होती है तो NO2 निकलती है। तो आप सभी लोगों ने देखी होगी रिएक्शन डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो बनता है जिंक नाइट्रेट, साथ में NO2 नहीं बनता बल्कि बनता है N2O। तो यानी कि वो तो बोल रहा है NO2, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोवलेंट कैरेक्टर इस कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर दिया है HgCl2, CdCl2 एंड ZnCl2। ठीक है, तो देखो कोवलेंट कैरेक्टर बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। जितना साइज छोटा होगा, ठीक है, उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब अगर मैं बात करूं जिंक 2+ की, कैडमियम 2+ की और मरकरी 2+ की, साइज तो बढ़ता है टॉप टू बॉटम जाने पर, यानी कि जिंक 2+ का साइज सबसे छोटा होगा। तो इसमें पोलराइजेशन, जो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगी, तो कोवलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो इसीलिए ZnCl2 के केस में जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा होगा, देन होगा CdCl2 का, देन होगा HgCl2 का। तो ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर ये आ जाएगा, लेकिन इन्होंने हमें रिवर्स दिया था, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट होगा।